नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं हमारे छोटू आशीष के पास। इसने उत्तर प्रदेश पीसीएस में 12वीं रैंक प्राप्त करके आगरा जनपद और मथुरा जनपद 2 जनपदों का नाम रोशन किया है। मूल निवासी ग्राम पंचायत अरुआ बांगर दरवे के हैं और हम पूरे परिवार के साथ आज आपको छोटू से मिलवाते हैं। ये हैं पिताजी उनके, इनका नाम है श्री महेशचंद्र शर्मा जी। ये भाई हैं मौसी के लड़के, मैं अवधेश उपाध्याय। ये मौसा जी हैं और ये हैं मामा जी। राजेश कुमार शर्मा, मैं मामा जी हूँ भाई। और ये हैं हमारे आशीष शर्मा जी, आप जानते ही हो। और ये हैं हमारे बड़े भाई साहब हरगोविंद शर्मा। हाँ, बताइए। इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा प्राप्त की है, पास की है। वो हम लोगों को बड़ी खुशी है, पूरे परिवार को हम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी इस तरह अपना परिवार का और अपने इलाके का नाम रोशन करते रहे, यही हमारी शुभकामना है। और दोस्तों, ये जो शर्मा जी हैं हरगोविंद शर्मा, ये भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अपने टाइम पर ये भी हमारे अरुआ बांगर के ही हैं और अपने समय पर इन्होंने भी अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया था। और आपकी पोस्ट क्या रही है? मैं सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुआ था डायरेक्ट। इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं आप? डिप्टी एसपी से रिटायर्ड हुए हैं, तो उस समय इनका भी काफी रुतबा। और इसने अपने बचपन से जो देखा, इसने बहुत अच्छी मेहनत की है और आगे भी अभी इसका एक रिजल्ट और पेंडिंग है, उसमें भी मैं इसकी इससे भी अच्छी उपलब्धि की आशा रखता हूँ और मेरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अवधेश शर्मा जी। आप भी 2 शब्द आशीष शर्मा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आशीष से छोटू कह के बुलाता रहा हूँ और मैं तो आशीष को हमेशा कहता रहा हूँ कि कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। पहली बार जब इसका हुआ था तो इसका हो नहीं पाया था, तो ये बड़ा मायूस हुआ। तो मैंने कहा इससे कि मैंने कभी कोई किसी बात की कोई चिंता मत करो, कोशिश करते रहो, आगे तुमको जरूर सफलता मिलेगी। बहुत धन्यवाद। ये इनके भाई मौसी के लड़के और हमारे छोटे भांजे। देखिए, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग भी और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भाई, बड़े भाई आशीष भारद्वाज जी ने डिप्टी कलेक्टर एग्जाम पास किया है और यह हम सब के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है और हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम पूरा परिवार, आज हम पूरे परिवार में सब एक साथ हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। अब आशीष भारद्वाज अब कोई ऐसा नाम नहीं रहा जिसको कोई जाने नहीं। आशीष भारद्वाज यूपीएससी की परीक्षा में 12वीं रैंक ला करके मथुरा, अपनी जन्मभूमि, और अपना वर्तमान निवास आगरा, दोनों ही जिलों का नाम रोशन किया है इन्होंने। आइए कुछ विषयों पर और युवाओं को प्रेरणा कैसे मिलेगी, ऐसे विषयों पर आज इनसे बात करते हैं और आप तक इनकी बात और इनकी जो है लगन, किस तरह से इन्होंने तैयारी करी, उन सब बातों से आपको भी परिचित कराते हैं। और इनके पिता श्री महेशचंद्र शर्मा जी यहाँ पर सीओडी में सर्विस करते थे। बाबा जो है अध्यापक थे और काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। कोई भी सीढ़ी आसान तो नहीं होती, किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, इन सब बातों को लेकर के आज हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। एक टेक्निकल लाइन में जाने के बाद कैसे इनका मन हुआ कि इनको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के हम आज बैठे हैं आशीष भारद्वाज के साथ में। तो आशीष जी, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले आपने हम सब का सीना चौड़ा कर दिया आज गर्व से। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच इतने बड़े इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ, ये फीलिंग तो मुझे लगता नहीं है कि वर्ड्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है। ये यूनिक फीलिंग है और मुझे लगता है टाइम लग गया थोड़ा डाइजेस्ट करने में कि क्या हुआ है मेरे साथ, बट प्राइसलेस है। और मुझे लगता है ऐसी फीलिंग हर यंगस्टर चाहेगा कि जितना ज़्यादा उसके साथ ये फीलिंग अटैच हो उतना ज़्यादा बेटर है। और हाँ, एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि जितना भी अभी तक आपका हार्डवर्क रहा या आपकी क्या कहते हैं लाइफ जितनी आपने लीड करी अभी तक, हाँ, इस मोमेंट पे लगभग ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आके वर्थ हुई वो। अच्छा, तो आपने पहले बीटेक करी जी। तो हालांकि बचपन मुझे याद है, मैंने तो बचपन में भी इसको
काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। और दीदी पूछती थी, कहती बुलाती थी कि भाई ये पढ़ नहीं रहा है कृष्णकांत, आके इसको देख भाई तू। तो मैंने आके बहुत समझाया, टीवी देखने का बहुत शौक है। तो ये बताओ कि पहले तो आपने टेक्निकल लाइन चुनी, तो बीटेक किया है, तो टेक्निकल लाइन के बाद कैसे मन हुआ कि आपको प्रशासनिक सेवा में आना? जी, तो जैसा कि मामा जी ने बताया कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। मैं MNIT इलाहाबाद से बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 2015 में पास आउट। फिर मैंने कॉलेज प्लेसमेंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी सर्व करा 1 साल के लिए। उस 1 साल में मैं बहुत मोटिवेटेड था मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके। ये कारण है भी जिसकी वजह से मैंने वैकल्पिक विषय जो है मेरा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी रखा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट उस 1 साल में मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा लगा या मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ, बट जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, पर्सनल ग्रोथ है सर्व करने की भी लोगों को, वो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं कॉर्पोरेट कल्चर में रहूँगा तो वो पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं रह सकता। मैं अपने आप टेक्निकली ग्रो कर सकता हूँ, बट मैं ऐसी फील्ड में जाना चाहता हूँ जहाँ ना सिर्फ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूज़ कर सकूँ, बल्कि मैं पर्सनली ग्रो कर सकूँ और लोगों की सेवा भी कर सकूँ। तो वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से मैंने 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ा और दिल्ली आके 1 साल मैंने तैयारी करी अपनी। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने कितने प्रयासों में ये सफलता प्राप्त की और अब आप क्या कर रहे थे इससे पहले? जी, जैसा कि मैंने बताया 2016 में मैंने कोचिंग ली वाजीराम एंड रवि से 2016-17। फिर 17 से लगातार मैं PCS और IAS के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम PCS क्रैक करा था, जिसमें मैं कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे अभी भी सर्विंग हूँ, इटावा में पोस्टेड हूँ। 18 में मैंने IAS का मेंस भी लिखा था। फिर 19 में मैंने IAS का इंटरव्यू भी दिया था। फिर 20 में भी PCS इंटरव्यू IAS इंटरव्यू दोनों दिए थे। फिर 21 में दोबारा मैं PCS में सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट कंट्रोलर वेट मेजरमेंट में, और IAS में भी मैंने 22 में दोबारा इंटरव्यू दिया है, अभी रिजल्ट पेंडिंग है। और PCS में हम लोग आप देख ही रहे हैं सब लोग कि 12 रैंक है, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है अभी। तो जर्नी तो इन नटशेल यही है अभी तक की सिविल्स की लेके लास्ट 7 ईयर्स में। अच्छा, अभी UPSC का एग्ज़ाम भी आपने अभी इंटरव्यू दिया है, तो क्या उम्मीदें हैं उससे आपकी? मुझे लगता है उम्मीदों पे ही आपका सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि एग्जाम्स उस लेवल के हैं कि जहाँ सर्टेनिटी से तो किसी भी तरीके से चीज़ें नहीं कह जा सकती, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है और जिस लेवल के बच्चे तैयारी करते हैं और विद इन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, जितनी लिमिटेड सीट्स हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अनसर्टेनिटी है। हाउएवर अगर आपके होप्स हाई हैं और आपका हार्डवर्क है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पे करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस विभाग में? आप SDM या डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तो उसमें पब्लिक के लिए और युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी, तो जैसा कि मैं अभी राज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात हूँ, वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट जो सिर्फ एक चीज़ जो मुझे खलती है कि वहाँ आपका इंटरेक्शन जो है लोगों से वो थोड़ा कम है। प्रशासनिक जो आपके दायित्व होते हैं वो थोड़ा उसमें कम है। जो मुझे लगता है जब एक SDM के पद पर तैनाती होती है तो आपके पास बहुत सारे दायित्व और बहुत सारे अधिकार भी ऐसे रहते हैं जहां आप ना सिर्फ यंगस्टर्स के लिए और बल्कि आप बैकवर्ड सेक्शन, आपके डिसेबल्ड लोग, वुमेन, इन सबको एम्पावर करने के लिए आपके पास जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उनको बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो और जिससे कि उनका एडवांटेज हो और वो एम्पावर्ड हो सकें। तो मुझे लगता है जो SDM का जो पद होगा वो उस डिपार्टमेंट में या उस फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसको यूज़ करके मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ उस सेक्शन ऑफ पीपल को। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही एक बात और हम आशीष जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल किसानों के लिए काम करता है। जी जी। तो आपकी किसानों को के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अगर आप किसानों के लिए क्या किस तरह से आप खुशहाली ला सकते हैं किसानों के लिए, वो योजनाएं जरूर किसानों के साथ शेयर करें। जी जी, जैसा कि हमारी सरकार, आपका यूपी सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसका बहुत ज़्यादा पुश रहा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ये पुश रहा है। इसके लिए बहुत तरह की स्कीम्स भी, उसको चाहे फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड्स हो, इस तरह की स्कीम्स, और इवन एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी में भी ये लोग 6000 प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोगों को, जिससे कि हम लोग अपने जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी हमें क्रेडिट रिलेटेड
प्रॉब्लम होती है उनको फैसिलिटेट कर पाएँ। इस बजट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है एग्रीकल्चर को लेके, जो मुझे लगता है एक फील्ड में जो पर्सनली मैं हेल्प कर पाऊँगा फार्मर्स को, मुझे लगता है कि अवेयरनेस अगर इन स्कीम्स के रिगार्डिंग मैं पैदा कर पाऊँ फार्मर्स के लिए कि ये स्कीम्स हैं हमारे पास और ये सब आपको हेल्प कर सकती हैं टू बिकम अ बेटर फार्मर, और आप ना सिर्फ अपनी इनकम रेज कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी भी हाई कर सकते हो, आप पॉवर्टी से लेके फूड सिक्योरिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग से ही आप वो हो सकती हैं सॉल्व। तो जागरूकता पैदा करना मुझे लगता है मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा फार्मर्स के प्रति, और उसके बाद तो हमारे पास स्कीम्स इतनी सारी हैं कि मुझे लगता है विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हम वो जो डिज़ायर्ड आउटकम्स है, डिज़ायर्ड हमारे टारगेट्स हैं, वो अचीव भी कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थे हमारे आशीष भारद्वाज, हमारा छोटू, और अभी बात कराते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं इनके पिताजी से। बहुत ही मतलब आप समझे इतने मिलनसार हैं और इतने उनकी सादगी का कहना ही क्या। तो ये वर्तमान में अभी एसडीएम के पद पर सेलेक्ट हुए आशीष शर्मा के पिताजी श्री महेशचंद शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। तो शर्मा जी पहले तो ये बताओ कि किस पृष्ठभूमि से आज ये मुकाम आपने हासिल किया है। भाई मैं सीओडी में सेवारत था। मेरा मोटिवेशन बच्चों का शुरू से ही पढ़ाई की तरफ रुख था कि मैंने चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे कहीं से भी कुछ भी करके लाऊंगा, आपको पढ़ना है और बस आपको कोई काम की तरफ ध्यान नहीं देना है। खेलना भी है तो लिमिटेड खेलो, और पढ़ने में बच्चों ने शुरू से ही अपने फर्स्ट से लेके इंटर तक फर्स्ट और सेकंड की क्लास में ही चलते रहे। मैंने इन बच्चों को और किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चों को कहीं कार्यक्रमों में भी जाने नहीं जाते थे। मैं कहता था चलो नहीं पापा हम तो पढ़ेंगे, हम नहीं जा रहे। तो आज बच्चों ने अपनी पढ़ाई और मेहनत से कामयाबी हासिल की है, और बच्चों ने कहते ये MNNIT भी इन्होंने कहते क्वालिफाई किया, AIEEE से इन्होंने दोनों बच्चों ने पहली साल में इंटर में पढ़ते ही दोनों ने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया। MNNIT इलाहाबाद से दोनों ने BTech किया, बड़े ने IT से किया था, तो वो आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। और इसका भी प्लेसमेंट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इसने 10 महीने नौकरी की, फिर बोला पापा मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, मैं कोचिंग करूँगा। तो मैंने कहा कि बेटा पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जितना पढ़ना है मैं पढ़ाऊँगा। तो बच्चों ने अपनी कोचिंग की, उसके बाद सेल्फ स्टडी की, तो आज बच्चे इस मुकाम पर पहुँचे। ये बच्चों की मेहनत और हम लोगों का सेक्रीफाइस काम आया है, जो बच्चों को आज सफलता मिली। बहुत बहुत बढ़िया। तो देखिए इनका संघर्ष की कहानी है, काफ़ी मेहनत करी है, और आपने जिस तरह से देखा जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, और पिता तो केवल पैसा दे सकता है, मेहनत तो बच्चों को करनी होती है, तो पिता का सीना गर्व से अपने आप चौड़ा हो जाता है। तो वही हाल आज इनका है, खुशी से फूले नहीं समा रहे। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। वाकई बेटे ने हम सब का सीना और मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। बहन है, मामा जी की लड़की हैं हरीश भारद्वाज, और आशीष जो आपने अभी आशीष भारद्वाज जिनका इंटरव्यू देखा, उनकी माता जी हैं। माँ का बेटे की सफलता में सबसे बड़ा हाथ होता है। तो किस तरह से इन्होंने ये बताएंगी असली कहानी बेटे की सफलता की। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो चाय पीते रहो, चाय की कोई बात नहीं, मैं भी पी रहा हूँ चाय। बताइए किस किस तरह क्या है इसकी सफलता की कहानी, आप अपने शब्दों में बोलते जाओ। इसकी सफलता की कहानी शुरू होती है जब इसने बीटेक किया और इसने 10 महीने जॉब किया। तो इसके भाई ने बोला कि तू जो है छोड़ दे, अभी तू तैयारी कर सकता है और तैयारी कर IAS PCS की। तो सोचा इसने कुछ, फिर इसके साथ एक ऐसा दोस्त मिला जो उसने भी छोड़ी जॉब और इसने भी छोड़ी। दोनों ने मिलकर तैयारी की और दोनों सक्सेस हुए। तो इसके बाद में इसने 1-2 बार असफलता भी मिली। उसके बाद इसके भाई ने बार बार इसे यही कहा, अब के बार नहीं तो अगले बार, इस बार तो नहीं, अगले बार नहीं। पहली बार जब इसको सफलता नहीं मिली UPSC के एग्जाम में, IAS का जब इसने दिया था, तब कैसा रहा था वो अनुभव, कैसा रहा था? वो अनुभव तो उसमें तो इसे उस बार तो इसको इतनी घबराहट हुई कि मैं क्या करूं, मेरा हुआ नहीं, रोने लगा। फिर इसके भाई ने इसे समझाया, फिर जो लोग दे चुके हैं, कर चुके हैं,
आगे बढ़ चुके हैं, उनसे बात हुई इसकी, उन्होंने इसे समझाया कि भाई एक बार में कभी किसी का नहीं निकलता, भाई थोड़ा धीरज रखो। देखो, असली सफलता की कहानी असफलता से शुरू होती है। हाँ, असफलता को जो पचा गया वो सफल होता है, ये इस बात से सिद्ध होता है। यही बात है ना? यही बात है बस। कितने घंटे पढ़ाई करता था? पढ़ाई का तो क्या ये कहो कि कितने घंटे नहीं पढ़ाई करता था, बस वो है कि सुबह 3 बजे सो रहा है, कभी कभी 2:30 बजे, कभी 4 बजे तक भी पढ़ रहा है। तो तो मेहनत तो है ही, बहुत मेहनत है। आपका इसमें। किस तरह से सहयोग रहा है इसमें? निश्चित रूप से पूरा सहयोग होता है, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ फिर भी मुख्य हमारा बिंदुओं पर तो आप बस यही सहयोग है कि भाई बस पढ़ाई करो, जो भी तुम्हें जरूरत है हम लाके देंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे बस। हैं आजकल, उनकी माताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी माताओं के लिए बस यही है कि आप बच्चे के साथ सहयोग करें, जैसे भी आपके बच्चे चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते थे उनका इतना सहयोग करें कि जैसा वो चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करें, बस। तो आपने विचार सुने। बचपन मेरा भी यहीं बीता है। पढ़ते समय मैं भी आगरा से ही पढ़ा हूँ, तो यहीं पे आ जाया करते थे। मुझे भी मेरी बड़ी बहन का बहुत प्यार मिला है। निश्चित रूप से इस सफलता में इनका हाथ है। इतनी मतलब एक बच्चे की तरह हमेशा प्यार किया है। फिर से मैं अब सभी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।